हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी रिसेंटली हमारा एम्स सीआरई कंप्लीट हुआ है और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। कंटिन्यूसली आपके एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखिए। ऐसा नहीं है कि आप जब एग्ज़ाम आ रहा है, जब एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो रही है, तब आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। आप कंटिन्यूसली आप डे में, अगर आपका एग्ज़ाम नियर बाई नहीं है, तो आप डे में 2 घंटे का भी समय निकाल लेंगे, तब आप कभी लैब के जो आपका सिलेबस है, उसका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि लैब में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। इसलिए आप अपना डेली रूटीन से आप अपना टाइम टेबल बना के डेली पढ़ाई करा करिए। अगर एग्ज़ाम नहीं है तो आप 2 से ढाई घंटे डेली पढ़िए। अगर एग्ज़ाम है तो आपको मिनिमम 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आजकल एग्ज़ाम्स में नॉन टेक एंड आपका सब्जेक्ट दोनों पार्ट आते हैं। नॉन टेक आपका अलग पूछा जाता है, नॉन टेक में भी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं एंड आपका जो टेक्निकल पार्ट है, टेक्निकल पार्ट में भी बहुत सारे आपकी यूनिट्स हैं, तो आपको ये कवर करने पड़ेंगे। इसलिए आपको डेली अपने रूटीन के साथ पढ़ाई करनी है। ये हमारी वीडियो, इसमें हम पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि एम्स के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहले एम्स के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पीवाईक्यूज हम एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे, मतलब कोई पीवाईक्यू है तो उसके बारे में हम सारी डिटेल पढ़ लेंगे, मतलब जो भी उसमें ऑप्शंस गिवन है उनके बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे डीएमईआर, आपका जो महाराष्ट्र का एग्जाम होने वाला है, जितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है उनके लिए हेल्पफुल है। मतलब ये महाराष्ट्र वाला जो है, आई थिंक इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, मतलब ये 15 दिन में आपका एग्जाम होने वाला है। और पीजीआई चंडीगढ़ जो है, इसकी अभी डेट नहीं आई है, बट बहुत जल्दी इसकी डेट आने वाली है। पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम होगा। एंड जो बिहार की अगर बात करें तो बिहार में परमानेंट वैकेंसी आ रही थी, वो उन पे स्टे लग गया। बट अभी हमारी जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज निकली हुई है, वो आपकी टोटल 1000 प्लस वैकेंसीज है, मतलब काफ़ी अच्छी पोस्ट है। जो लोग प्राइवेट काम कर रहे हैं या फिर जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जो संविदा पे वैकेंसी निकालती है, वो अच्छी है प्राइवेट के कंपैरिजन में। तो आप ज़रूर फिल करें। अगर आप बिहार से हैं तो आप इस जो निकला है, ये काफ़ी अच्छा नंबर है सीट्स का, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप अपना जॉब का चांस ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो बीएसएफ है, बीएसएफ में आपका फिजिकल हो गया है और इसका रिटन एग्ज़ाम बाकी है। तो जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होने होते हैं, उनके लिए आपको जो पीवाईक्यूज हैं, जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। इसलिए आपको पीवाईक्यूज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। तो पीवाईक्यूज आपके एग्जाम में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। इसलिए आप डेली यूट्यूब से एक वीडियो पीवाईक्यू या एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लें और बुक भी लेके आप एमसीक्यूज पीवाईक्यूज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो आपका रोल प्ले करता है वो एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू, तो ये आप कंटिन्यूसली करते रहा करिए। ठीक, जैसा कि आप मेरे बारे में शायद नहीं जानते होंगे, मेरा नाम सोनम चौहान है और मैं एम्स सीआरई 2024 में सिलेक्टेड हूँ। अभी जो एम्स का एग्ज़ाम हुआ था फैम में, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था एंड मुझे उसके थ्रू ईएसआईसी दिल्ली मिला है। ईएसआईसी दिल्ली। ठीक, तो अभी हम अपनी पीवाईक्यूज देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया हुज ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज 37 आर नोन एज, मतलब वो बैक्टीरिया जो ग्रोथ करते हैं एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वो कौन से होते हैं? आपके ऑप्शंस है इसमें, ऑटोफाइल्स होते हैं, मीजोफाइल्स होते हैं, या थर्मोफाइल्स होते हैं, या फिर साइकोफाइल्स होते हैं। तो वो बैक्टीरिया जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रोथ करते हैं, वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? हम जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं उनके बारे में देख लेते हैं क्या है। तो जो फर्स्ट है हमारा ऑटोफाइल्स, ये ऑटोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना ओन फूड, मतलब अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब वो और ऑर्गेनिज्म को नहीं खाते, मतलब वो आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना खाना बनाते हैं। दूसरा आपका है मीजोफाइल्स। मीजोफाइल्स में हम क्या करते हैं? मीजोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्रोथ करते हैं। ठीक, मतलब ये कि मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो इस कैटेगरी के बैक्टीरिया हैं। ठीक,
कौन से? मीजोफिलिक। मीजोफाइल्स जो बैक्टीरिया हैं वो 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ग्रोथ कर रहे हैं एंड आपके मोस्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया इसी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आपका जो है थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स आपकी वो बैक्टीरिया हैं जो कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रोथ करते हैं। 55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रोथ करते हैं। ठीक, मतलब ये थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया है। साइक्रोफाइल्स कौन से बैक्टीरिया होते हैं? साइक्रोफाइल्स की अगर बात करें तो ये ग्रोथ करते हैं आपकी हायर लेवल ऑफ CO2। मतलब इनकी ग्रोथ, मतलब ये वो बैक्टीरिया हैं जिनकी ग्रोथ के लिए आपको CO2 की नीड है, कार्बन डाइऑक्साइड की हायर लेवल की नीड है। तो हमने चारों ऑप्शंस को क्लियर किया। तो जो 37 डिग्री पे ग्रोथ कर रहे हैं वो आपके हैं मीजोफाइल्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2, मीजोफाइल इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। मतलब जो पेयर दे रखे हैं उनमें कौन सा हमारा पेयर करेक्ट है। पहला ऑप्शन दे रखा है राइबोफ्लेविन बेरीबेरी। दूसरा ऑप्शन दे रखा है निएसिन एंगुलोस्टोमेटाइटिस एंड ग्लोसाइटिस एंड चिलोसिस। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा थाइमीन एंड पेनेग्रा। तो हमें इसमें से ये बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो जो राइबोफ्लेविन है ये बेरीबेरी से होता है क्या? तो ऐसा नहीं है। राइबोफ्लेविन जो है वो हमारा B2 से होता है। मतलब राइबोफ्लेविन जो केमिकल नेम है वो विटामिन B2 का है एंड बेरीबेरी जो बीमारी है वो विटामिन B1 की है, जो कि जिसका विटामिन B1 का जो नाम होता है वो थाइमीन होता है। ये जो लिखा हुआ है ये विटामिन B1 का नाम है और इसकी डिजीज जो है ये बेरीबेरी है। तो इसको राइबोफ्लेविन के अगर ये साथ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। सेकेंड ऑप्शन आपका जो है नियासिन, इसमें जो डिजीज दे रखी है वो डिजीज जो है विटामिन B7 की होती है और यहाँ लिखा है नियासिन। नियासिन में जो डिजीज देखने को मिलती है वो हमें पेलेग्रा देखने को मिलती है। तो नियासिन जो है पेलेग्रा से मैच करेगा, तो यहाँ पर ये बीमारी इसकी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। एंड थाइमीन के आगे पता चला आपको कि बेरी बेरी होना चाहिए और थाइमीन के आगे पेलेग्रा लिखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द एबव। मतलब कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमन टेप वॉर्म। इसमें पूछा गया है टेप वॉर्म जो होता है वो लार्जेस्ट कौन सा होता है। मतलब ह्यूमन टेप वॉर्म जो मनुष्य में टेप वॉर्म्स पाए जाते हैं उसमें से सबसे बड़ा कौन सा टेप वॉर्म होता है। तो इसका आंसर, इसके ऑप्शंस है डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम, टीनिया सेजिनाटा, टीनिया सोलियम एंड इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस। तो ये सिंपल आपका याद रखने का है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है और लार्जेस्ट ह्यूमन टेपवर्म पूछा गया है। सबसे बड़ा साइज जो होता है वो हमारा डाइफाइलोबोथ्रियम का होता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है। बाकी जो है ये टीनिया सेजिनाटा, सोलियम, इकाइनोकोकस, ये तीनों होते तो टेपवर्म ही है बट इनका साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। इसमें पूछा है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का कॉमनेस्ट कॉज क्या होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे, इम्बोलिज्म सुपर एडेड टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड थ्रोम्बोसिस सुपर एडेड टू एथेरोस्क्लेरोसिस, या एन एन ये है एन्यूरिज्म एंड आर्टेरियल स्पाज्म। तो इसमें पूछा गया है कि मायोकार्डियल का कॉमनेस्ट कॉज क्या होता है। पहला आंसर है हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा इम्बोलिज्म सुपर एडेड टू एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये बेसिकली एक सिचुएशन होती है जिसमें कि हमारा जो पीस, मतलब पीस ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है हमारी आर्टरीज के अंदर और वो ट्रैवल करता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब ब्लड स्ट्रीम की जो मतलब इसमें एक क्लॉट फॉर्म हो जाता है। बेसिकली आप ये बात कर सकते हैं कि एक ब्लड क्लॉट जो है वो हमारी वेन्स जो होती है उनके बीच में ट्रैवल करता है और कहीं जाके ये कंजेशन कर देता है, मतलब यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से एम्बोलिज्म एंड एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलती है और उससे क्या होता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका सही आंसर तो यही है एक्चुअल में। बट सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, थ्रोम्बोसिस सुपर एडेड टू एथेरोस्क्लेरोसिस। थ्रोम्बोसिस का बनना, ये ऑप्शन भी इससे सिमिलर है। थ्रोम्बोसिस का मतलब भी वही होता है कि थ्रोम्बस बन गया, मतलब वहाँ पे कोई क्लॉट बन गया
हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर एक क्लॉट टाइप का बन गया। मतलब थ्रोम्बोसिस जो होता है वो डेवलपमेंट ऑफ ब्लड क्लॉट मतलब थ्रोम्बोसिस, ये प्लेग बन जाता है हमारी आर्टरीज के अंदर। तो इसका भी मतलब वही होता है। और जो एम्बोलिज्म सुपरएटेड टू एथेरोस्क्लेरोसिस है वो हमारी जो स्मॉलर आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लॉकेज कर देता है। स्मॉलर आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, कैपिलरीज के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं और ऑर्गन जो है वो डिसफंक्शन होने लगते हैं। उनकी वजह से आपको बहुत सारी कंडीशन देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्ट्रोक की प्रॉब्लम हुई है, ठीक, स्ट्रोक हुआ है या फिर हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है या फिर कोई किडनी फेलियर की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी एम्बोलिज्म सुपरएडेड टू एथेरोस्क्लेरोसिस में देखने को मिलती है और मायोकार्डियल भी इसी वजह से देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। बारे में भी बात कर लेते हैं। जो ये है आपका एन्यूरिज्म, ये क्या होता है? इसमें आपकी जो स्मॉल वेन्स एंड आर्टरीज होती हैं, सॉरी, स्मॉल वेन एंड आर्टरीज होती हैं वो उनके बीच में एक बैलून शेप का हो जाता है। मतलब ये पहले तो वीकेंड होंगी, कमज़ोर होंगी और इनके अंदर बैलून शेप की इस तरीके से शेप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड वीजल्स जो है, मतलब जैसे बिगर वीजल्स जो है लाइक आपकी ब्रेन में जो सप्लाई कर रही हैं या फिर नी में सप्लाई, इंटेस्टाइन स्प्लीन के एरिया में जो सप्लाई कर रही हैं, जो एरोटा बिगर वीजल्स होती हैं उनके अंदर बैलून या वीकेंड होने की वजह से इस तरह का फॉर्मेशन होता है, जिस वजह से हमारा एन्यूरिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। एंड एट्रियल स्पाज्म की बात करें तो ये भी है कि ये जो है कुछ टाइम बाद रप्चर हो जाएगा और रप्चर होने के बाद क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये आर्टरी जो है ये बस्ट होने लगेंगी, रप्चर होने लगेंगी और आपको इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, जिस वजह से आपकी कंडीशन जो है वो एन्यूरिज्म कंडीशन कही जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एट्रियल स्पाज्म। तो एट्रियल स्पाज्म आपकी वो कंडीशन है जिसमें आपकी जो आर्टरीज होती हैं उनमें उनके अंदर ब्लड की सप्लाई जो है हार्ट हार्ट तक टेम्पररी बंद हो जाती है या फिर रिड्यूस हो जाती है, मतलब ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन देखने को मिलता है। ठीक, चेस्ट पेन देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं एट्रियल स्पाज्म। तो इसका सही आंसर तो हमें पहले ही पता चल गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा वायरस मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ पैंडेमिक। पैंडेमिक से कौन सा इन्फ्लुएंजा वायरस अटैक मतलब क्लोजली एसोसिएटेड है? इन्फ्लुएंजा सी, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा डी या फिर इन्फ्लुएंजा ए? तो जो पैंडेमिक कॉज करता है वो आपका इन्फ्लुएंजा ए वायरस है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि पैंडेमिक करता है। पैंडेमिक का मतलब है कोई डिजीज है जो कि वर्ल्ड वाइड फैल चुकी है, जैसे कि अभी कोविड-19 का रिसेंटली हमारी जनरेशन में हुआ था, ये हमको सबको याद रहेगा कि कोविड-19 की जो पैंडेमिक आई थी, ऐसे ही आपकी इन्फ्लुएंजा वायरस की भी आई थी। तो इन्फ्लुएंजा वायरस में जो स्पीसीज थी वो आपकी इन्फ्लुएंजा ए स्पीसीज थी, जिसकी वजह से पैंडेमिक हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉलोइंग इज वेरी पॉपुलर मेथड फॉर ऑटोमेशन ऑफ सैंपल ट्रांसपोर्ट इन हॉस्पिटल लेबोरेटरीज। हॉस्पिटल लेबोरेटरीज में सबसे पॉपुलर कौन सा मेथड है जिससे हम सैंपल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, दूर दूर तक सैंपल्स को भेजा जाता है? मतलब कुछ स्पेशल टाइप के टेस्ट होते हैं जो कि सारी लैब्स में नहीं लगाए जाते, तो उनको हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो ये जो 4 मेथड दे रखे हैं इनमें से कौन सा पॉपुलर है, मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा यूज होता है? ऑप्शन है हमारे वाटर ट्यूब्स, ड्रोन, ईमेल या फिर न्यूमेटिक ट्यूब्स। तो इसका सही आंसर है हमारा वाटर ट्यूब्स। ये आप याद रखना, जो ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो वाटर ट्यूब्स यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा विच एंटीकोगुलेंट इज फाउंड इन द बॉडी। मतलब कौन सा एंटीकोगुलेंट है जो कि हमारी बॉडी में मिलता है देखने को? ईडीटीए, हेपेरिन, पोटेशियम ऑक्सलेट, सोडियम ऑक्सलेट। तो ये आंसर बहुत ही आसान है और आई होप सो ये आप सभी को पता होगा। हेपेरिन नाम का एंटीकोगुलेंट जो होता है वो हमारी बॉडी में पाया जाता है। बाकी जो एंटीकोगुलेंट है ये हमारी वाइल्स में होते हैं, जिनको हम लेबोरेटरीज में यूज करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूसिंग शुगर आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मतलब हम रिड्यूसिंग शुगर को और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को डिफरेंशिएट करते हैं कौन से टेस्ट के थ्रू। तो ऑप्शन है हमारे बेनेडिक्ट टेस्ट, मॉलिस टेस्ट, ये क्या हमारा ये सेली-ब्राउनहोफ टेस्ट या फिर आयोडीन टेस्ट। तो कौन सा वो टेस्ट है जो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका बेनेडिक्ट टेस्ट है। बेनेडिक्ट टेस्ट को हम रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग टेस्ट के लिए यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग के लिए। दूसरा हमारा मॉलिस टेस्ट है। मॉलिस टेस्ट को हम यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, ठीक, कार्बोहाइड्रेट के लिए। ये टेस्ट कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस के लिए चेक किया जाता है। एंड ये सेली-वेन-हॉफ जो टेस्ट है, ये टेस्ट आपका यूज किया जाता है फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ एल्डोज एंड कीटोज। मतलब सेली-वेन-हॉफ टेस्ट को हम यूज करेंगे एल्डोज एंड कीटोज के डिफरेंशिएशन में, एल्डोज एंड कीटोज के लिए। सारे होते तो आपकी शुगर के लिए ही है बट अलग अलग होते हैं। आयोडीन जो टेस्ट होता है वो आपका चेक करते हैं हम इसके थ्रू कि शुगर जो है वो पॉलीसैकेराइड है या फिर ओलिगो या मोनोसैकेराइड है। अगर शुगर पॉलीसैकेराइड होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और अगर ओलिगोसैकेराइड होगा तो ये हमारा टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो ये सारे टेस्ट का ये इस्तेमाल किया जाता है। एंड क्वेश्चन में पूछा गया था हमारा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग के लिए, तो हमें इसमें आंसर लगाना था ऑप्शन नंबर एक, इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिपल शुगर आयरन मीडियम कंटेन्स द फॉलोइंग शुगर एक्सेप्ट। जो ट्रिपल शुगर एक बायोकेमिकल टेस्ट होता है, मतलब ये टीएसआई जो है इसको बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म में टीएसआई। जो टीएसआई टेस्ट होता है ये एक तरीके का आपका बायोकेमिकल टेस्ट होता है। मतलब जब आप जब आप माइक्रो डिपार्टमेंट में जाते हैं तो जब कल्चर के सैंपल लिए जाते हैं तो उन पे बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया की प्रेजेंस के लिए। तो एक टेस्ट उसमें टीएसआई भी टेस्ट होता है, ट्रिपल शुगर आयरन मीडियम, जिसमें पूछा गया है कि उसमें कौन से शुगर्स प्रेजेंट होते हैं और कौन सा एक शुगर ऐसा है जो एब्सेंट होता है। तो जो पीएसआई टेस्ट होता है वो डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनिज्म जो है आपका जो अटैक कर रहा है कार्बोहाइड्रेट इनकॉर्पोरेटेड इन द ग्रोथ मीडियम। मतलब हमारे जो हमने कल्चर प्लेट ली है जिसमें हमने ग्रोथ मीडियम ऐड किया है, तो जो बैक्टीरिया है जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से शुगर को उसके पास एबिलिटी है अटैक करने की और इसको मतलब ग्रोथ मीडियम में उस शुगर को मतलब उसको रिएक्ट कराने की। तो इसमें कौन सा शुगर ऐसा है जो उसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो ग्लूकोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है या फिर माल्टोज है। तो इसका सही आंसर है आपका माल्टोज जो होता है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ा है इस पे। इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द अमाउंट ऑफ वेरिएशन कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ फिगर विद द हेल्प ऑफ। मतलब ये कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं तो इसमें पूछा है कि अमाउंट ऑफ वेरिएशन कैन बी शोन। हम किस ऑब्जर्वेशन के थ्रू अमाउंट ऑफ वेरिएशन को देखते हैं। तो इसमें है एब्सोल्यूट मेजर, एक्सप्लोरेटरी मेजर, यूनिफॉर्म मेजर या फिर नॉन यूनिफॉर्म मेजर। तो ये सिंपल आप याद रख लीजिए, इसका आंसर है एब्सोल्यूट मेजर। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज ट्रू दैट सार्कोमा, सार्कोमा के लिए क्या सही है। आर ओनली लूजली इन्वेजिव, यूजुअली स्प्रेड बाय वस्कुलर इन्वेजन, आर मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ मीजनकाइम ओरिजिन या फिर मेटास्टेसिस फ्रीक्वेंटली टू रीजनल लिम्फ नोड। सार्कोमा के बारे में पूछा है, तो सार्कोमा एक तरीके से ट्यूमर होता है जो कि हमारे बोन एंड सॉफ्ट टिश्यूज में होता है। मतलब बोन एंड सॉफ्ट टिश्यूज के ट्यूमर को हम सार्कोमा कहते हैं। ये एराइज होता है आपका मीजनकाइमल सेल से, ठीक, मीजनकाइमल सेल से एराइज होता है। तो हमें यहाँ एक वर्ड दिख रहा है मीजनकाइमल ओरिजिन। तो इसका सही आंसर आपका यही है, आर मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ मीजनकाइम ओरिजिन जो होता है वो सार्कोमा होता है। मतलब बोन एंड सॉफ्ट टिश्यूज का ये कैंसर होता है, ट्यूमर होता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें ब्लड अगार मीडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्लड अगार का कौन सा मतलब किसका एग्जाम्पल है। ट्रांसपोर्ट मीडियम का एग्जाम्पल है, इनरिचमेंट मीडियम का एग्जाम्पल है, डिफरेंशियल का या फिर इनरिच्ड का। तो जो ब्लड
आपका आपको पता होगा ये आपका इनरिच्ड मीडियम का एग्जाम्पल है, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं ये सारे जो कि प्रीवियस एम्स के एग्जाम में पूछे गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं, जैसा कि एम्स सीआरई में अभी पूछे गए थे। अगर हम इनरिच मीडियम की बात करें तो इनरिच मीडियम में और भी आते हैं। एक तो आपका ब्लड अगार आता है, दूसरा आपका एक लोफलर सीरम स्लोप आता है, एक आपका सीरम स्लोप आता है। ये तीन आपके इनरिच्ड मीडियम के एग्जाम्पल होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, लाइट पासिंग आउट फ्रॉम फॉलोइंग फिल्टर कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। मतलब इसमें से कौन सा वेवलेंथ है, कौन सा फिल्टर जो होगा वो लाइट पास कर रहा है बट हम उसे अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। 505 नैनोमीटर, 405, 340 नैनोमीटर एंड 630 नैनोमीटर। तो जो विजिबल रेंज होती है हमारी, जो विजिबल हम देख सकते हैं, वो रेंज हमारी 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है। ये रेंज है किसकी? विजिबल की, विजिबल वेवलेंथ जो होती है। तो इसकी ये रेंज है, तो इसके बीच का ही हमें नेकेड आई से विजिबल होता है। तो हम ऑप्शन से मैच कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें होने वाला है। इसका सही आंसर है 340 नैनोमीटर को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन स्पीसीज कॉजिंग विसरल लीशमैनियासिस। विसरल लीशमैनियासिस जो होती है वो कौन सी स्पीसीज कॉज करती है? लीशमैनिया इन्फेंटम, लीशमैनिया ट्रॉपिक, लीशमैनिया चेगास या लीशमैनिया डोनोवेनी। तो इसका सही आंसर आपका है लीशमैनिया डोनोवेनी। काफी इजी आंसर है, आप सभी लोगों को इसका ऑप्शन पता होगा। मतलब विसरल लीशमैनियासिस कॉज करने वाली हमारी लीशमैनिया डोनोवेनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विटामिन के एसोसिएटेड क्लॉटिंग फैक्टर। विटामिन के से कौन से क्लॉटिंग फैक्टर एसोसिएट होते हैं? तो विटामिन के से जो एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं उनके बारे में अगर बात करें तो फैक्टर सेकेंड एंड फैक्टर 7 एंड फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10, ये आपके विटामिन के से एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं। फिर हम ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं किसमें हमारे ऑप्शन प्रेजेंट हैं। तो हमें देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें हमारा फैक्टर 10 एंड फैक्टर 9 प्रेजेंट है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, FMN and FAD are derived from which vitamin? FMN and FAD derived from which vitamin? ऑप्शंस हैं नन ऑफ दीज, थाइमीन, राइबोफ्लेविन या फिर नियासिन। तो इसका सही आंसर है आपका राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो होता है वो FMN FAD डेराइव्ड विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन एडेनिन एंड थाइमीन। एडेनिन एंड थाइमीन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? ग्वानिन और यूरेसिल होता है। सॉरी, यूरेसिल तो थाइमीन की जगह पे होता है इन आरएनए, बट अभी एडेनिन एंड थाइमीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बात करें तो इसमें होते हैं 2 बॉन्ड। एडेनिन एंड थाइमीन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में सबसे कॉमन ल्यूकेमिया कौन सी होती है बच्चों के अंदर? तो इसका सही आंसर है आपका ALL। जो ALL होती है ये आपकी चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होती है। ये आपका सिंपल याद करने का आंसर है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है, मतलब मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन ALL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बॉम्बे ब्लड ग्रुप द फिनोटाइप ऑफ पेशेंट और डोनर इज। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में पेशेंट और डोनर का फिनोटाइप क्या होगा? एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। तो इसमें ऑप्शन है आपके ए ग्रुप, ओ ग्रुप, बी ग्रुप या फिर AB ग्रुप। तो जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है, बॉम्बे जीनोटाइप होते हैं। जीनोटाइप की अगर बात करें तो जीनोटाइप इसका होता है HH। जीनोटाइप होता है इसका HH।
इसका मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल है वो एच एंटीजन्स को, मतलब उसके पास एच एंटीजन एब्सेंट होता है, एब्सेंट एच एंटीजन। वैसे एच एंटीजन जो है वो आपका यूनिवर्सल है, मतलब वो सबके अंदर प्रेजेंट होता है, बट जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले जो इंडिविजुअल हैं उनके अंदर एच फिनोटाइप जो है वो एब्सेंट होता है, और उनके अंदर हमारे जो नो एच एंड ए एंड बी एंटीजन, तीनों तरह के एंटीजन एब्सेंट होते हैं। एंड प्रेजेंट जो होती हैं तीनों तरह की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं, मतलब एंटी ए भी होगी, एंटी बी भी होगी और एंटी एच भी होगी। तीनों तरह की एंटीबॉडी होती है, बट तीनों तरह के एंटीजन एब्सेंट होते हैं, किसमें, बॉम्बे ब्लड ग्रुप में। तो जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ये फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था बॉम्बे में, बॉम्बे इंडिया में आइडेंटिफाई किया गया था इन 1952, और साइंटिस्ट थे इसके डॉक्टर वाई एम। तो इन साइंटिस्ट के थ्रू बॉम्बे इंडिया में इसको फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था, इसके लिए इसे बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये काफ़ी रेयर होता है, और जब भी बॉम्बे ब्लड ग्रुप पेशेंट पे ब्लड चढ़ाना होता है तो उसको सेम इंडिविजुअल चाहिए फॉर ट्रांसफ्यूजन। अगर फिनोटाइप की बात करें, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ जो होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, इसमें भी आपकी एंटीजन एब्सेंट होते हैं, ए एंड बी एंटीजन एब्सेंट होते हैं, इसलिए हम इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं, मतलब इसका फिनोटिपिक को हम सेम करते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, मतलब ओ ब्लड ग्रुप से इसका फिनोटाइप मैच करता है। ऐसा नहीं है कि दोनों सेम सेम है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात आएगी तो हम ओ ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप पेशेंट को, मतलब बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो रिसिपिएंट है उसको हम ओ ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते, तो ऐसा नहीं है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑन एंटीबॉडी। एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या होती है, इसका मैं डायग्राम अटैच कर दूंगी, इसमें आप देख लीजिएगा। तो हिंज रीजन, हाइपर वेरिएबल रीजन, या फिर वेरिएबल रीजन, या फिर कांस्टेंट रीजन। तो जो एंटीजन बाइंडिंग साइट जो एंटीबॉडी पे होती है तो वो होती है आपकी हाइपर वेरिएबल रीजन, मतलब हाइपर वेरिएबल रीजन में आपके एंटीजन जो है वो बाइंड करेंगे एंटीबॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट इन इन्फ्लुएंजा वायरस सिग्निफाई। जो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होती है वो इन्फ्लुएंजा वायरस में देखने को मिलती है, और उसका मतलब क्या है। ऑप्शंस हैं पॉसिबिलिटी ऑफ एन इम्पेंडिंग पेंडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा, या फिर पॉइंट म्यूटेशंस इन हीम एग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिडेज जीन्स, या फिर क्लिनिकल सिम्टम्स वुड बी मोर सीवियर इन पेशेंट, या फिर इवोल्यूशन ऑफ अ नोबल वायरस। तो जो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट जो देखने को मिलती है उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस के केस में, तो वो बेसिकली जो आपके माइनर एंटीजन चेंजेस होने होते हैं आपके हीम एग्लूटिनिन या फिर न्यूरामिनिडेज, या फिर दोनों पे, इन पे आपके कुछ माइनर एंटीजेनिक चेंजेस होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। इसका मतलब ये है कि इसमें म्यूटेशन देखने को मिलता है एच ए एंड एन ए, एच ए एंड एन ए, या फिर बोथ, या तो हीमोग्लूटिनिन में या फिर न्यूरामिनिडेज में एंटीजेनिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, एंटीजेनिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। अगर हो सकता है दोनों में भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर एक में भी देखने को मिलते हैं। तो और जो म्यूटेशन, ये एक तरह के म्यूटेशन होते हैं, उसको म्यूटेशन ही बोलेंगे, जब आपके एंटीजेनिक चेंजेस हो रहे हैं तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये पॉइंट म्यूटेशन होता है, मतलब म्यूटेशन में भी टाइप की अगर बात करें तो ये पॉइंट म्यूटेशन होता है। तो इसमें आप ऑप्शंस को चेक कर लेंगे कौन सा होने वाला है इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें है पॉइंट म्यूटेशन इन हीमोग्लूटिन एंड न्यूरामिनिडेज जीन्स के अंदर पॉइंट म्यूटेशंस देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। तो इसका सही आंसर आपका सेकंड रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच valve इज यूज टू एस्टिमेशन ऑफ CSF ग्लूकोज। जब हम CSF ग्लूकोज को चेक करते हैं तो कौन सा valve यूज करते हैं, फ्लोराइड valve, हेपेरिन valve, विंट्रॉप valve, या फिर EDTA valve। तो CSF मतलब ग्लूकोज को चेक करने के लिए आप सभी लोग आई होप सो जानते होंगे कि फ्लोराइड यूज किया जाता है।
फ्लोराइड जो होता है वो आपके जो वो हो रहा होता है, मतलब शुगर रिएक्शंस होती हैं, ग्लाइकोलिसिस को स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ग्लूकोज जो होता है एज इट इज प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में। तो उस फ्लोराइड का काम ये है, जिस वजह से हम एग्जैक्ट ग्लूकोज की लेवल को चेक कर पाते हैं। इसलिए हमें फ्लोराइड का इस्तेमाल ग्लूकोज के सैंपल के लिए करना ही चाहिए। अगर हम प्लेन सैंपल ले लेंगे तो उसमें ग्लाइकोलिसिस जो रिएक्शन है वो परफॉर्म हो जाएगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लूकोज है वो उसकी वैल्यूज कम आने लगेंगी। ठीक, तो इसलिए हमें फ्लोराइड का इस्तेमाल करना होता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ब्लड शुगर। ये फिर किस तरह का भी, किसी भी तरह का शुगर हो सकता है, उसको आपको जो एसएफ वाइल होती है उसमें लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांस वेरिएशन इन एन ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस। ये चांस वेरिएशन जो आ रहे हैं, हम कोई ऑब्जर्वेशन मतलब हम कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, अपना कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो चांस वेरिएशन हो रहे हैं वो किस तरह के एरर की वजह से होते हैं? रैंडम एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, या फिर मेजरमेंट एरर, या फिर डिस्पर्जन, या फिर वेरिएबिलिटी। तो जो है वो आपके रैंडम एरर के केस में देखने को मिलते हैं। किसी भी ऑब्जर्वेशनल जो भी प्रोसेस है उसमें अगर रैंडम एरर की वजह से वेरिएशन आते हैं, तो इसका सही आंसर एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन वर्किंग इन अ गार्डन हैड अ थorn pick injury on his finger. After some days, a small nodule appeared on the site which turned into indolent ulcer. The most probable clinical condition is, तो एक मतलब मैन है जो कि गार्डन में काम कर रहा है और थोन पिक हो जाता है, मतलब इंजरी हो जाती है उसकी फिंगर में, कांटे लग जाता है, ये कह सकते हैं। आफ्टर सम डेज, कुछ टाइम बाद, सम नोड्यूल्स अपीयर्ड इन द साइट ऑफ टर्न इनटू द इंडोलेंट अल्सर। कुछ टाइम बाद उसकी जो फिंगर है उस पे इंडोलेंट अल्सर दिखाई देता है, जो कि किस कंडीशन में देखने को मिलता है, इसमें ये पूछा गया है। ऑप्शंस है स्पोरोट्राइकोसिस, साइकोमाइकोसिस, माइसीटोमा या ब्लास्टोमाइकोसिस। पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ये फंगस में से है। अगर आप ये पता नहीं कर पा रहे क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, तो ये फंगस से पूछा गया है। तो फंगस में जो स्पोरोट्राई, इसका आंसर जो है वो स्पोरोट्राइकोसिस है। ठीक, इसके बारे में फिर मैं आपको बताती हूँ। जो स्पोरोट्राइकोसिस है इसका एक अदर नेम और है जिसको बोलते हैं रोज हैंडलर डिजीज। रोज हैंडलर डिजीज भी हम बोलते हैं स्पोरोट्राइकोसिस को। ये एक सीवियर फंगल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपकी जो स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। मतलब स्पोरोट्राइकोसिस या फिर रोज हैंडलर डिजीज की वजह से आपकी स्किन या फिर आपके जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज जो होते हैं वो आपके अफेक्ट होते हैं। तो इसमें जो अल्सर बना है और जो इंजरी हुई है वो आपकी स्पोरोट्राइकोसिस फंगस के थ्रू हुई है। ठीक, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स नॉट हैविंग अ डायरेक्ट रोल इन फेगोसाइटोसिस आर। कौन सी सेल्स ऐसी हैं जिनका डायरेक्ट रोल नहीं है फेगोसाइटोसिस के लिए? न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, इसिनोफिल्स या फिर बेसोफिल्स। तो कौन सी ऐसी सेल्स हैं जिनका डायरेक्ट रोल नहीं होता है? न्यूट्रोफिल्स का होता है, मैक्रोफिल्स का भी होता है, बेसोफिल्स का भी होता है, बट इसिनोफिल्स का डायरेक्ट रोल नहीं होता। तो आप ऑप्शन सी जो है मतलब डायरेक्ट रोल नहीं होता इस्रोफिल का, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएमएल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एएमएल जो है वो हीमोलिटिक एनीमिया के केस में देखने को मिलेगी, और रेड सेल या फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम या फिर डोले बॉडीज। तो एएमएल में आपकी और रेड सेल्स देखने को मिलती है। बहुत आसान क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया है। हीमोलिटिक एनीमिया, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम एंड डोले बॉडीज जो है वो आपकी एएमएल की कंडीशन में देखने को नहीं मिलती। एएमएल की कंडीशन में आपको और रेड सेल्स देखने को मिलती हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलिसिस आपको साइटोप्लाज्म के केस में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल इज। नॉर्मल सीरम कोलेस्ट्रॉल कहाँ देखने को कितना मतलब होता है, 40 से 70 मिलीग्राम पर डीएल, 300 से 400 मिलीग्राम पर डीएल, 150 से 200 मिलीग्राम पर डीएल, या फिर 30 टू 50 मिलीग्राम डीएल पर डीएल। तो इसका सही आंसर है आपका 150 से 200 मिलीग्राम पर डीएल नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में देखने को मिलता है। एंडोटॉक्सिन्स एक्ट बाय, मतलब एंडोटॉक्सिन जो है वो किस तरह के पाथवे में वर्क करता है, मतलब किस तरह के क्लासिकल पाथवे में वर्क करता है, ऑल्टरनेटिव पाथवे में, लेक्टिन पाथवे में, या फिर नन। तो जो एंडोटॉक्सिन्स हैं वो आपकी ऑल्टरनेटिव पाथवे में वर्क करते हैं। जो ऑल्टरनेटिव पाथवे होते हैं ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में पाथवेज देखने को मिलते हैं, ये कभी डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तो ये एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन हुआ इसमें लाइपोपॉलीसेकेराइड, एंड जाइमोजन भी होता है जो कि ईस्ट सेल वॉल होती है। अभी मेरा राइटिंग अच्छा नहीं आता, मेरा ये एक्सपीरियंस जो है नया है, बिल्कुल भी मुझे बिल्कुल भी इसका एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने नया नया शुरू किया है। मतलब यहाँ है वॉल, ठीक। तो ईस्ट सेल वॉल जो होती है इनकी वजह से ऑल्टरनेटिव पाथवे फॉर्म होता है। और क्लासिकल पाथवे जो है ये एंटीजेनिक या फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की वजह से फॉर्म होता है। तो एंडोटॉक्सिन्स की अगर बात करें तो वो ऑल्टरनेटिवली पाथवे में वर्क करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेटिकुलोसाइट इज स्पेसिफिकली स्टेन बाय विच स्टेन। रेटिकुलोसाइट्स जो मतलब सेल्स हैं उनको किस स्टेन के द्वारा स्टेन किया जाता है, एचएनई स्टेन, कॉन्गो रेड स्टेन, ब्रिलियंट ग्रीजाइल ब्लू, या फिर पास स्टेन। तो इसका सही आंसर है ब्रिलियंट ग्रीजाइल ब्लू। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन सिर्फ लर्न रखने वाले हैं, इनमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमाइनो एसिड्स हैव जनरली। अमाइनो एसिड पे क्या होता है, नो चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ए एंड बी, या फिर पॉजिटिव चार्ज। तो इसका सही आंसर है आपका ये ए एंड बी, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होता है नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, मतलब ए एंड बी इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सम सेल्स proliferate that throughout life are called। वो सॉरी वो सेल्स जो कि थ्रू आउट लाइफ आपकी प्रोलिफरेट करती हैं, मतलब थ्रू आउट लाइफ डिफ्रेंशिएट कर रही है, प्रोलिफरेट कर रही है। तो न्यूप्लास्टिक सेल्स होती हैं, लेवाइल सेल्स होती है, कैंसर सेल्स, या फिर स्टेबल सेल्स। तो जो थ्रू आउट द लाइफ जो प्रोलिफरेट कर रही हैं उनको हम बोलते हैं लेवाइल सेल्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है।